हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस चैनल में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 6। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 6 है जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इसमें हम जानेंगे कि अर्थ के यानी कि पृथ्वी के कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स हैं जो क्या होते हैं, जिसकी वजह से पूरा लाइफ डिपेंड होता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि लिथोस्फीयर क्या होता है और ये कहाँ पर होता है। ये अर्थ के सरफेस पे होता है, यानी कि सबसे जो जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग का घर है उसी को लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी कि जहाँ इंसान रहते हैं कि जहाँ जानवर रहते हैं उसी को लिथोस्फीयर कहते हैं। कह रहा कि यदि आप स्पेस से, ठीक है, अर्थ को देखते हैं तो उसके जो प्लेन्स होंगे यानी कि जो उसका सरफेस होगा, ठीक है, वो कैसा दिखाई देगा? वो प्लेन दिखाई, यानी कि एक तरीके से सपाट दिखाई देगा, प्लेन। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे मतलब सारी चीज़ देखे हैं कि क्या क्या होता है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। तो वही कह रहा है कि आप जब स्पेस से देखेंगे इसको, पृथ्वी को, तो कैसा दिखाई देगा? प्लेन दिखाई देगा, यानी कि सपाट। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे अप डाउन है, यानी कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं प्लेन्स हैं, यानी कि ज़मीन है, कहीं पठार है, कहीं कुछ है, ठीक है। तो ये सब रियलिटी में होता है, लेकिन दिखता हमको क्या है? प्लेन दिखाई देता है। जैसे आप ग्लोब में जब देखते हैं तो ग्लोब में प्लेन ही दिखाई देता है ना। तो वही कह रहा है, दिस वेरिएशन ऑन द लैंड सरफेस आर नोन एज रिलीफ फीचर और लैंड फॉर्म्स। इसी वेरिएशन को, यानी कि कहीं पानी, कहीं पहाड़, कहीं ज़मीन को ही, इसी वेरिएशन को हम क्या करते हैं? रिलीफ फीचर बोलते हैं या लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। यानी कि लैंड के अलग अलग फॉर्म्स, यानी कि जो ज़मीन है, ठीक है, जो धरती है, तो उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। अलग अलग फॉर्म्स यानी कि कहीं पर नदी है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर ज़मीन है सीधा जहाँ पर खेती की जाती है, तो उसको रिलीफ फीचर कहते हैं। फिर कहता है, कह रहा है कि ये लैंडफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? ये प्लेन्स हो सकते हैं, प्लेट्यूज हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, हिल्स, वैली, सेक्टर, ये सब सारी चीज़ हो सकती हैं। अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। ये परमानेंट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बदलते भी रहते हैं, मतलब काफ़ी धीरे, 1000 सालों में, 400 सालों में, 200,000 सालों में, मतलब इस तरह से बदलते हैं। जैसे पहाड़ है, अब पहाड़ को बनने में 1000 साल लगेंगे और उसको मिटने में भी 1000 साल लगेंगे। ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। दिस लैंडफॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। ये दो प्रोसेस के, यानी कि दो प्रतिक्रियाओं के रिजल्ट होता है, यानी परिणाम होता है। जैसे कि इंटरनल प्रोसेस, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो हो रहा है, जैसे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, बस उसका टॉपिक आया था टेक्टोनिक प्लेट्स। और क्या होती है ये? जैसे लेयर होता है ज़मीन के अंदर, 9 लेयर होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से 9 लेयर होते हैं। तो ये प्लेट आपस में मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या आता है? भूकंप आता है। तो वही यहाँ पर बात कर रहा है। तो ये इंटरनल प्रोसेस होता है और एक्सटर्नल प्रोसेस भी होता है, मतलब बाहर भी कुछ होता है और अंदर तो होता ही है। टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव करती रहती है, जिसके वजह से क्या होता है? कहीं पर भूकंप वगैरह, सुनामी वगैरह आती है। तो वही सब इसमें हमको पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इंटरनल प्रोसेस से क्या आता है? भूकंप वगैरह, सुनामी वगैरह आती है, वोल्केनो फटता है। लेकिन जो एक्सटर्नल प्रोसेस है, इससे क्या होता है? ये बाहर की चीज़ें बदलती हैं। जैसे कि कह रहा है कि एक्सटर्नल प्रोसेस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो सीधा या तो घुमा के ही सन की एनर्जी की तरह काम करता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के मॉडिफिकेशन को, यानी कि जो बाहर तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहा है, जैसे बिल्डिंग्स बन रही हैं, बिल्डिंग गिराई जा रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, ये सब क्या है? ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, यानी कि इंसानों के द्वारा बाहर से किया जा रहा है। एक्सटर्नल यानी कि बाहर से किया जा रहा है, इंटरनल की अंदर से किया जा रहा है, ठीक है। तो अंदर से टेक्टोनिक प्लेट्स करती हैं और बाहर से इंसान नुकसान करते हैं। इसको हम ग्रेडेशन करते हैं। जब बाहर से कुछ हो रहा हो, यानी कि एक्सटर्नल प्रोसेस हो रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, तो ग्रेडेशन कहते हैं उसको, ठीक है। कह रहा है ये जो प्रोसेस हो रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल, इनकी वजह से, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से और इंसानों के कारनामों की वजह से दो प्रोसेस आती हैं जो कि नेचर के द्वारा इन दोनों के रिजल्ट से आती हैं। क्या होता है? पहला होता है डिग्रेडेशन, यानी कि बहाना है जगह की जो मिट्टी रहती है, इन दोनों की वजह से, एक्सटर्नल और इंटरनल के प्रोसेस की वजह से मिट्टी क्या होती है? घिसक जाती है, यानी कि एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह चल जाती है, ठीक है, जैसे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एग्रीगेशन भी आता है। एग्रीगेशन क्या होता है? यह इकट्ठा होना, यानी कि माटी इकट्ठा होता है। जिससे मिट्टी क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो उसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। वही मिट्टी जब एक जगह जाके जम जाती है तो उसको एडिग्रेडेशन बोलते हैं, यानी कि ऐड हो रहा है, ठीक है। एग्रेडेशन यानी कि ऐड हो रहा है। इसका ट्रिक इस तरीके से याद करिए, ठीक है। तो डिग्रेडेशन यानी कि डिक्रीज हो रहा है, यानी कि घट रहा है, और एग्रेशन यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, डिग्रेडेशन में क्या होता है? डिग्रेडेशन में क्या होता है कि जो मिट्टी रहती है, अर्थ का जो लैंडफॉर्म्स रहते हैं, ज़मीनें रहती हैं, वो कई सारे कारणों की वजह से मिट्टी क्या होता है? घिसक जाता है, या कहीं और से कहीं और चला जाता है। वो कारण क्या है? हवाएं हैं, यानी कि विंड, रिवर्स है, ग्लेशियर है, ओशियन है, करंट है, यानी कि ये सब कारण है जिसकी वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इरोजन।
इस प्रोसेस को क्या करते हैं, इरोजन, यानी कि जब एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, इरोजन कहेंगे। और किसकी वजह से जाती है, हवाओं की वजह से, बारिश की वजह से, ठीक है, समुद्रों की वजह से या ग्लेशियर पिघलने की वजह से, तो हो गया इरोजन और यानी कि डिग्रेडेशन। अब आता है एग्रेशन, यानी कि जब मिट्टी ऐड होती है, यानी कि जब जमा होती है। वाइल इन एग्रेडेशन डिप्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इज फिल्ड अप, यानी कि जो गड्ढे रहते हैं, पृथ्वी के छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, वो उसको भरते हैं, यानी कि मिट्टी जमा होता है। जिससे जहाँ पर गड्ढा होगा मतलब बड़े पैमाने पे, अगर वह गड्ढा धीरे धीरे भर रहा है, यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, एग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, यानी कि डिपॉजिट हो रहा है। जैसे आप बैंक में जब जाते हैं ना पैसे जमा करने, तो क्या होता है, डिपॉजिट करते हैं, पैसों को डिपॉजिट करते हैं, यानी कि जमा करते हैं। तो ऐसे मिट्टी भी जमा होती है, जिसको हम डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। इरोजन मतलब कि घट रहा है। द लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ सरफेस कैन ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। कह रहा है कि जो लैंडफॉर्म है, यानी कि जो ज़मीनें हैं पृथ्वी की, जो हमारी पृथ्वी है गोल सा, जो उसकी ज़मीनें हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। वही देखना, मेजर लैंडफॉर्म जो है हमारे चैप्टर का जो नाम है मेजर लैंडफॉर्म, यानी कि मेन जो पार्ट्स है हमारा अर्थ का, उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या क्या मेन पार्ट्स हैं देखते हैं। पहला है माउंटेन्स के बारे में जानेंगे। दूसरा प्लेन्स, जहाँ पर खेती होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तीसरा आता है प्लेट्यू, यानी कि पठार, जहाँ पर रेगिस्तान वगैरह होता है। इन चीज़ों को हम देखेंगे बड़ी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है माउंटेन्स, यानी कि जो मेजर लैंडफॉर्म में से पहला है वो है क्या है, माउंटेन्स। तो ये पहला मेजर अर्थ का लैंडफॉर्म्स है। क्या होता है ये, कह रहा है कि जो माउंटेन्स होते हैं नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक रूप से एलिवेट होते हैं। एलिवेट होने की ऊपर आना, ठीक है। तो ये प्राकृतिक रूप से ऊपर आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, इंटरनल प्रोसेस की वजह से। जैसे मैंने कहा ना कि टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में घुसकती हैं, तो उसकी वजह से पहाड़ भी क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो वही यहाँ पर डिफिनीशन दिया है सिंपल सा कि माउंटेन्स आर द नेचुरल एलिवेशन यानी कि ऊपर आना। जैसे आप कहीं सिटी मॉल वगैरह में जाते हैं घूमने, तो उसमें जो लिफ्ट लगी रहती है वो आपको एलिवेट करती है। कहते हैं ना कि एलिवेटर में आओ, एलिवेटर यानी कि ऊपर की तरफ ले जाना। तो वैसे ही पहाड़ भी ऊपर की तरफ आती है, अर्थ की जो मिट्टी रहती है ऊपर की तरफ आती है, तो उसी को माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि ये क्यों होता है, ये इंटरनल प्रोसेस की वजह से होता है। दिया है ना, दे आर फॉर्म बाय द इंटरनल प्रोसेस, यानी कि जो अंदर का जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यानी कि जो अर्थ का लेयर है, जब वो सब आपस में भिड़ते हैं तो पहाड़ बनता है। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, यानी कि 100 साल भी नहीं कम पड़ जाते हैं, 1000 साल भी लग जाते हैं एक पहाड़ को बनने के लिए। और इस पहाड़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हज़ारों साल लग जाते हैं उस नेचर को। तो उसी को कहते हैं माउंटेन्स। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो कहता है कि जो माउंटेन्स होते हैं चौड़े होते हैं, मतलब कि कौन शेप के होते हैं ऐसे, यानी कि कोनिकल शेप के होते हैं, ट्रायंगल शेप के होते हैं। और जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है, यानी कि जो वहाँ का क्या बोलते हैं तापमान रहता है, वो बहुत ही कम रहता है। रिमेन्स लो एज कम्पेयर टू द प्लेन्स एरिया, यानी कि जहाँ पर खेती होती है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान और ये जो क्या बोलते हैं हरियाणा और पंजाब है, यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो सारा क्या प्लेन्स एरिया में आता है। यानी कि प्लेन, यानी कि जहाँ पर प्लेन सपाट है एकदम, वहाँ पर खेती होती है। कह रहा है यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है, यानी कि जो प्लेन एरिया का टेम्परेचर रहता है, इसका टेम्परेचर और माउंटेन का टेम्परेचर, यानी कि पहाड़ का टेम्परेचर काफ़ी अलग रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो प्लेन एरिया में टेम्परेचर अगर 40 डिग्री होगा, तो पहाड़ पे क्या होगा, 10 डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा। तो पहाड़ पे ज़्यादा ठंडा रहता है, इसीलिए जो पहाड़ रहते हैं ज़्यादातर बर्फ़ से ढके रहते हैं और वाइट दिखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कुछ पहाड़ बहुत ठंडे होते हैं, ठीक है। इनके क्या होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, इनके अंदर, इनके बाहर से, यानी कि ऊपर से क्या होता है, नदी बहने लगती है। जब आइस जो रहता है, यानी कि जो ऊपर ठंडा रहता है, जिसकी वजह से बर्फ़ या पानी होता है जम जाता है, तो पानी धीरे धीरे जमना ख़त्म होता है, तो उसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। जैसे इस तरीके से पूरा पहाड़ क्या होता है, वाइट हो जाता है। उसी पहाड़ को, यानी कि बर्फ़ के जमने को जो पहाड़ बनता है, जैसे क्या होता है कि बारिश यहाँ पर होती है प्लेन्स में, लेकिन पहाड़ों पे बारिश नहीं होती है। वहाँ पर बारिश जब तक होती है, यानी कि पानी तो ऊपर जाती है, लेकिन आते समय बर्फ़ बन जाती है, इतना ज़्यादा ठंड रहता है, ठीक है। यानी कि माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है, तभी तो वहाँ बर्फ़ जम जाती है। तो यही बर्फ़ गिरते मतलब 150-100 सालों के बाद एक बर्फ़, यानी कि एक माउंटेन्स का फॉर्मेशन कर लेती है, उसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर जो होता है वो बर्फ़ का एक पहाड़ होता है, ठीक है। तो ये लोग याद रखिएगा, अगर ग्लेशियर पूछता है ग्लेशियर क्या होता है, तो सिंपल सा आपको जवाब देना है कि दीज माउंटेन या दोज माउंटेन विच आर फॉर्म बाय द आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। सिंपल सा फॉर्म है, यानी कि जो बर्फ़ से बना हो उसी को ग्लेशियर कहते हैं। या एक किताबी भाषा लिख लीजिएगा, दीज माउंटेन हैव लार्ज रिवर ऑफ आइस दैट इज कॉल्ड ऑल्सो ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ रिवर, यानी कि जो ग्लेशियर होते हैं, जो क्या बोलते हैं बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं, वही मेन सोर्स होते हैं वाटर के। कौन से वाटर, जो हम पीते हैं। हमने पीछे चैप्टर में देखा कि 2 तरह के पानी होता है, या तो खारा पानी होता है जो कि 70% है पृथ्वी पे, और 2.5% क्या फ्रेश वाटर है, जिसमें से 0.03% पीने लायक है। तो पीने लायक पानी यहीं से बनता है, ग्लेशियर में से, ठीक है। बर्फ़ का पानी जो रहता है नदियों के द्वारा आता है और हमारे नालों के भरते हैं, मतलब नलों से हम पानी पीते हैं। उसमें से क्या होता है, कुछ ऐसे मतलब पहाड़ हैं बर्फ़ के, जहाँ से पानी सबसे ज़्यादा बनती है, जैसे बोल्टारो।
तो बोल्टारो एक ऐसी पहाड़ है, ग्लेशियर है जो सब काफ़ी बड़ा है। और दूसरा पहाड़ है सियाचिन, सियाचिन क्या नाम है, सियाचिन, ठीक है। तीसरा है यमुनोत्री और चौथा है गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है। तो गंगोत्री को ओरिजिन माना जाता है गंगा का, और यमुनोत्री को यमुना का ओरिजिन माना जाता है, जहाँ पर जैसे इलाहाबाद में संगम होता है, इन तीनों का मिलन होता है, गंगा यमुना सरस्वती। तो सरस्वती बहुत पहले सूख गई थी, तो बस 2 ही नदी बची है, यमुना और गंगोत्री। तो गंगोत्री से गंगा फॉर्म होता है और यमुनोत्री से यमुना फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये 4 जो है मेन ग्लेशियर हैं जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, 100% श्योर रहते हैं कि ये 2 नंबर में आता ही आता है। क्या पूछेगा कि ग्लेशियर क्या होता है और ग्लेशियर के 3-4 नाम बताइए। तो ग्लेशियर क्या होते हैं, आइस के पहाड़ होते हैं, यानी कि बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। कुछ पहाड़ हैं जैसे कि बोल्टारो हो गया, सियाचिन हो गया, यमुनोत्री हो गया और गंगोत्री हो गया। आर द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ द हिमालय माउंटेन ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत के कुछ ऐसे बर्फ़ के पहाड़ है जहाँ से पानी क्या होता है, रिस रिस के हमको पीने को मिलता है, ठीक है। यही कह रहा है। कह रहा माउंटेन्स के पास काफ़ी हाइट होता है, जिसकी वजह से नदियाँ को जो पानी रहती हैं वो नीचे चीज़ें धीरे मतलब प्लेन्स की तरफ आती हैं। जैसे पानी से जो पहाड़ होगा वहाँ से जो पानी गिरेगा, ऐसा तो है नहीं कि स्पेस में चला जाएगा, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींचेगी। तो इसकी वजह से पानी जो है एक नदी का फॉर्म ले लेता है इस तरीके से, और पूरा नदी का जो पानी रहता है हमारे तक पहुँच जाता है नेचर के द्वारा, ठीक है। डीज चेन देयर आर चेन आर नोन एज माउंटेन रेंज, बड़े बड़े माउंटेन्स रहते हैं आपस में, उसी को माउंटेन रेंज बोलते हैं, यानी कि कई सारे पहाड़ आपस में जुड़े रहते हैं तो उसी को माउंटेन रेंज बोलते हैं। दिज रेंजेस आर फाउंड पैरेलली टू ईच अदर, ये रेंजेस क्या होते हैं, आपस में पैरेलल रहते हैं, यानी कि पैरेलल मतलब कि ऐसे पहाड़ ऐसे रहते हैं साइड वाइज, ठीक है। दिस पैरेलल रेंजेस एक्सटेंड अबाउट ऑफ 100 किलोमीटर, जाहिर सी बात पहाड़ है तो पहाड़ क्या होंगे, 200 मीटर 300 मीटर होगा नहीं, किलोमीटर्स में होंगे। तो वही कह रहा है कि जो पैरेलल रेंजेस रहती हैं, जो माउंटेन्स रहते हैं लगभग कई किलोमीटर्स के रहते हैं, यानी कि 100 किलोमीटर से ऊपर ये पहाड़ रहते हैं और 100 किलोमीटर लंबे चौड़े रहते हैं, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है। द हिमालयस इन एशिया, यानी कि एशिया में कुछ ऐसे पहाड़ हैं जैसे कि अल्प्स इन यूरोप, जैसे कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे भारत में जो पहाड़ अभी मैंने बताया बोल्टारो, सियाचिन, यमुनोत्री, गंगोत्री, कहाँ पर है, हिमालयास पे। जो भारत है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे क्या है, ये सारे हिमालयास हैं। तो जो ब्लैक ब्राउन कलर दिया है सारे पहाड़ हैं, तिन्हीं में से कुछ पहाड़ के नाम दिए गए हैं, जैसे कि हिमालयस इन एशिया। पूरे एशिया में हमने देखा एशिया क्या होता है, कॉन्टिनेंट है एक, हमने क्लास 6 पिछले चैप्टर में देखा, और जिसको जाके पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। तो हिमालय क्या है, एक तरह का पहाड़ है जो एशिया में पाया जाता है। फिर दूसरा पहाड़ आता है अल्प्स, ये कहाँ पर पाया जाता है, यूरोप में। यूरोप में ये क्या है, ये भी क्या है, एक कंटिनेंट है। कंटिनेंट क्या होता है, मैंने हर एक चीज़ एकदम अच्छे से बताया वहाँ पे। द एंडीज इन साउथ अमेरिका, तो ये 3 कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो काफ़ी फेमस है पूरे दुनिया में। तो पहला हमारा भारत का ही है हिमालय, जो कि कहाँ पर है, एशिया में, ठीक है। एशिया क्या होता है, कॉन्टिनेंट। फिर आता है अल्प्स इन यूरोप में है, तीसरा एंडीज इन साउथ अमेरिका में। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पहाड़ों के जो अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। फिर कह रहा है कि माउंटेन्स अभी जितने भी हैं सारे के सारे बहुत यंग हैं और उनको फॉर्म होने में काफ़ी करोड़ों यानी कि लाखों साल लग जाते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स माउंटेन्स आर बॉर्न, ग्रो, ओल्ड एंड डाई, यानी कि इंसानों की तरह भी पहाड़ क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं। लेकिन उनके समय में और हमारे समय में काफ़ी अंतर होता है। वही लिखा है, दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये। जैसे हम क्या होता है, हम 100 साल के अंदर जन्म भी लेते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। लेकिन पहाड़ जो होते हैं उनको हज़ारों करोड़ों साल लगता है बनने में और फिर ख़त्म होने में, ठीक है। तो ये हो गया माउंटेन्स। अब आता है कि माउंटेन्स, टाइप्स ऑफ माउंटेन, मतलब किस किस तरह के माउंटेन्स यानी कि पत्थर यानी जो पहाड़ रहते हैं पाए जाते हैं। तो पहला टाइप्स आता है फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि जो आपस में फोल्ड रहते हैं, जैसे पन्ना होता है ना, ऐसे फोल्ड कर देते हैं, इस तरीके से पहला माउंटेन है फोल्ड। अगर आपको याद नहीं आता एग्जाम में, इस तरीके से याद करिएगा, पन्ना हमने फोल्ड किया था तो उसे फोल्ड माउंटेन कहेंगे। फिर आता है ब्लॉक माउंटेन, मतलब आपस में ब्लॉक कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं इस तरीके से, तो ये ब्लॉक माउंटेन हो गया। तो इस तरीके से याद किया जाता है। तीसरा आता है वॉल्केनिक, जहाँ पर लावा धड़कता है, धक 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 ऐसे करके धड़कता है और पूरा इलाका ही जल जाता है, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स, यानी कि जहाँ पर लावा निकलता है वो ऐसे माउंटेन्स। नेक्स्ट आता है रिसाइडुअल माउंटेन्स। रिसाइडुअल होता है कि जो बचे हुए पहाड़ हैं वो इनमें आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके सब डिटेल में। जो पहला माउंटेन्स आता है वो आता है फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि मुड़ा हुआ माउंटेन्स, इस तरीके से ऐसे मुड़ा हुआ ना, देखिए फोल्डेड है, जिसको फोल्ड माउंटेन्स। इसकी खासियत क्या होती है देखते हैं। These mountains are formed when the earth crust bend due to the earth movement, यानी कि अर्थ के जो पार्ट्स यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स रहती हैं अर्थ के अंदर, उसके मूवमेंट के कारण क्या होते हैं, आपस में फोल्ड हो जाते हैं। जैसे आया इधर से प्लेट आ रही है, इधर से प्लेट आ रही है, आपस में क्या होती है, फोल्ड हो जाएंगे इस तरीके से, इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। वही कह रहा है ये फॉर्म होता है जब अर्थ का क्रस्ट यानी कि ऊपर वाला भाग रहता है बेंड हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है, तभी तभी इस तरह के जो माउंटेन्स रहते हैं फॉर्म होते हैं। जैसे क्या हो रहा है, इसको 2 डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आ रही हैं और आपस में इस तरीके से चढ़ जाती है, तो इस वजह से 2 पहाड़ बन जाता है, इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। द इंटरनल मूवमेंट कॉज फोल्ड ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब कि ये इंटरनल प्रोसेस है,
अभी मैंने जाना ना, अभी मैंने पिछले कुछ देर पहले पढ़ा है कि इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है। तो इंटरनल प्रोसेस यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण जो अंदर पृथ्वी के अंदर 9 लेयर है, उस 9 लेयर के कारण ये पहाड़ बनते हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ अप्स एंड डाउन रहते हैं। वही बोला इट्स रिजल्ट इन सेवरल अप्स एंड डाउन, यानी कि कहीं फोल्ड रहता है, कहीं ऊंचा रहता है, फिर ढलान रहता है, फिर ऊंचा रहेगा, फिर ढलान रहेगा। तो इस तरीके से फोल्ड माउंटेन बनता है। द अपर पार्ट ऑफ द फोल्ड इज नोन एज एंटीक्लाइन, यानी कि जो सबसे टॉप वाला पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसको सिंक्लाइन बोलते हैं, यानी कि जो सिंक हो गया है, जो कि डूब गया है। सिंक मतलब क्या होता है, डूबना ही तो होता है। तो ये होता है याद करने का तरीका। एंटीक्लाइन मतलब कि ए से स्टार्ट होता है, ए कहाँ पर रहता है, हमेशा ऊपर रहता है टॉप पे, तो ये टॉप वाला पार्ट हो गया, ठीक है। सिंक लाइन, सिंक क्या हो रहा है, ए के बाद आ रहा है ना, यस, तो ए नीचे रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग याद करिए। जो ऊपर वाला पार्ट रहता है पहाड़ का, उसे क्या कहते हैं, एंटीक्लाइन, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, सिंक लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, फोल्ड माउंटेन्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ पैरेलल रेंजेस, यानी कि जो ये फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी कि ऐसे दो पहाड़ जो आपस में कभी आगे जाके ऐसे मिले ना, ऐसे रहते हैं हमेशा, ठीक है, ऐसे ऐसे पहाड़ रहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं हमेशा पैरेलल रेंजेस में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर ऑन द अर्थ आर फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि जो पृथ्वी पे ज़्यादातर जो पहाड़ हैं, पूरे पृथ्वी यानी कि पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है, वो ज़्यादातर कैसे पहाड़ है, फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं उन तीनों के मुकाबले। दिस माउंटेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द रस्ट रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स, यानी कि ये जो पहाड़ होते हैं, यानी कि जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ये काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। उन्हीं में से एक पहाड़ है जिसका नाम है क्या, माउंटेन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जितने भी फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनका एज अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि एक ही समय में फॉर्म हुए हैं, ठीक बात है ना। जैसे आप, आपका दोस्त, आपके जो दोस्त के दोस्त होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि तीनों लोग एक ही साथ जन्म लिए हों, अलग अलग पे जन्म लेंगे। तो वैसे ही पहाड़ भी अलग अलग एज के होते हैं। उनके एज के आधार पे ही उनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। जैसे होता है ना कि ओल्ड एज के लोग होते हैं, जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनको ओल्ड मैन कहते हैं, जवान रहते हैं तो उनको यंग मैन कहते हैं, और एकदम जवान रहते हैं तो बॉय कहते हैं। तो इस तरीके से इनको भी नाम दिया जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स रहेंगे लेकिन पुराने रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यंग फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि जो जवान पहाड़ रहते हैं उनका जो पीक रहता है काफ़ी हाई रहता है, यानी कि जो चोटी रहती है उनकी वो काफ़ी हाई रहता है। जैसे कि हिमालयास हो गए, जो हमारे नेपाल के साइड में जो पहाड़ हैं, माउंटेन एवरेस्ट वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा फोल्ड माउंटेन्स हैं, इस तरीके से फोल्डेड है वो, और काफ़ी जगह उनका जो क्या बोलते हैं हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, यानी कि 8 किलोमीटर तक लंबा है। जो माउंटेन एवरेस्ट है वो कितना है, 8,848 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर का वो पहाड़ है। अल्प्स हो गए हैं, ठीक है, अभी मैंने अल्प्स बताया था कि अल्प्स कहाँ पाए जाते हैं, यूरोप में, और एंडर्स यानी कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। रॉकीज आर द सिग्निफिकेंट यंग फोल्ड, ये मतलब यंग फोल्ड के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इस समय पाए जाते हैं, यानी कि हिमालयाज, अल्प्स और एंडीज, ये तीनों पहाड़ हैं जो कि काफ़ी यंग है और फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि फोल्ड माउंटेन्स आर राउंडेड फीचर्स विद द लो हाइट, यानी कि जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स थे, और जो ओल्ड वाले यानी कि जो बूढ़े वाले हैं उनका हाइट थोड़ा कम होता है, मतलब कि इनके मुकाबले, यंग के मुकाबले ये बूढ़े हो चुके होते हैं, इसलिए इनका जो हाइट होता है कम हो गया रहता है, क्योंकि मर रहे होते हैं धीरे धीरे। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है। पूछेगा कि यंग फोल्ड एज माउंटेन का एग्जांपल बताइए, तो ये 3 हो गए, तीनों में से कोई 1 या 2 लिख दीजिएगा। अगर ओल्ड फोल्ड माउंटेन पूछेगा तो इन सब में से कोई 2 लिख दीजिएगा। क्या क्या है, पीनीज है, यूरोप में पाया जाता है, अपलाचियन है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, उरल रसिया में पाया जाता है। ये कुछ मेजर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। एक इंडिया में भी है जिसका नाम है अरावली रेंजेस। क्या नाम है, अरावली रेंजेस लाई इन पेंसुलर इंडिया। ये इंडिया में है, जो कि एक मिड मतलब कंट्री में है, यानी कि बीच मध्य प्रदेश में कहीं पर है, ठीक है, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में कहीं पर है ये अरावली रेंज। तो ये एक तरह से क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, यानी कि बूढ़ा माउंटेन्स है। नेक्स्ट हमारा माउंटेन्स आता है, नेक्स्ट हमारा टाइप है ब्लॉक माउंटेन्स, यानी कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, ब्लॉक की होने की वजह से। जैसे क्या हुआ, देखिए ऐसे 2 पहाड़ है, दिया गया 3 पहाड़ है ना, बीच में एक पहाड़ है, ठीक है, और 2 पहाड़ ऐसे आ रहे हैं, तो ऐसे आने की वजह से क्या होते हैं, ऐसे हो जाते हैं इस तरीके से, तो बीच वाला पहाड़ उठ जाता है, इसी वजह से इसको ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है, जैसे ये आया ऐसे रोक दिया, तो ये क्या हो गया, ब्लॉक माउंटेन्स हो गए। तो ये भी माउंटेन्स था, ये भी माउंटेन्स था, तो ब्लॉक कर दिए। अगर बीच में माउंटेन्स रहता तो उसको ये लोग क्या करते, खड़ा कर देते ऐसे करके, जिससे इसमें फिगर में दिखाया गया है। तो वही कह रहा है कि जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं कब फॉर्म होते हैं, जब लैंड मास यानी कि जो ज़मीन रहता है पैरेलली में फॉल्ट होते हैं, मतलब कि पैरेलल तरीके से आपस में मिलते हैं। इन द अर्थ क्रस्ट पुश अप, यानी कि उसको पुश करके जो बीच वाला पहाड़ रहता है उसको ऊपर ढकेल देते हैं, और इस तरीके से जो किनारे वाले जो पहाड़ रहते हैं वो दब जाते हैं। इस तरीके से ये ब्लॉक जो है पहाड़ बनते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, रीने वैलीज और वेजेस, एक कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है,
द अपलिफ्ट पार्ट ऑफ द लैंडफॉर्म इज नोन एज हॉस्ट वाइल द लोअर लैंडफॉर्म आर द टर्म एज गार्बेन। यानी कि जो टॉप वाला पार्ट होता है, जो पार्ट उठ गया है बीच वाला, उसको क्या बोलेंगे? हॉस्ट बोलेंगे। वाइल जो लोअर वाला पार्ट है किनारे किनारे वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? ग्रेवन बोलेंगे। ठीक है, तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें का जो पहला वाला है फोल्ड माउंटेन्स, उसमें जरूर पूछेगा कि एंटीक्लाइन क्या होता है, सिंक्लाइन क्या होता है। तो एंटी मतलब कि जो ए है यानी कि ऊपर वाला पार्ट है, और सिंक्लाइन मतलब कि जो एस है यानी कि बाद में आ रहा है, यानी कि नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, सिंक हो रहा है यानी कि डूब रहा है। वैसे इसमें भी याद कर दीजिए, जो ऊपर वाला पार्ट है वो हॉस्ट है। जैसे घोड़ा क्या होता है, बहुत तेज़ दौड़ता है ना तो वो आगे निकल जाता है, तो इसी बीच वाला भी क्या होता है, आगे निकल जाता है कि ऊपर निकल जाता है, तो ये हॉस्ट है। और नीचे वाला क्या है? ग्रेबन यानी कि गार्डन, यानी कि जो नीचे रहता है। गार्डन कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। तो इस तरीके से याद किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉजेस माउंटेन्स एंड रेने वैली इन यूरोप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन। जो दो माउंटेन्स एग्जाम्पल हैं, अगर पूछेगा कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है तो बता देंगे कि ये पैरेलली आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक करके एक नया माउंटेन्स बनाते हैं, जिसको हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? हॉस्ट होता है, और नीचे वाला पार्ट ग्रेविन होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाए? वेजेस हो गए और रेनी हो गए, जो कि यूरोप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दो एग्जाम्पल, रीने और वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीने वैली इज लोकेटेड बिटवीन द वोजेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट। जो रीने पहाड़ है यानी कि जो रीने वैली, वो कहाँ पर लोकेटेड है? ब्लैक फॉरेस्ट में। एक जंगल है जहाँ पर सारे पेड़ क्या है? काले हैं, तो इस जगह पे है। ये नहीं आपको करना है, ये नहीं लिखना है, बस इतना लिख दीजिएगा कि कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, कैसे इनका ऊपर वाला पार्ट को, नीचे वाला पार्ट को क्या कहते हैं, और ये दो एग्जाम्पल। ठीक है, मिसिटा इन स्पेन, कह रहा है स्पेन में भी कुछ ऐसे पहाड़ हैं, यानी कि मिसिटा करके एक पहाड़ है। नॉर्दर्न एंड सदर्न अपलैंड ऑफ स्कॉटलैंड और सब एग्जाम्पल ऑफ हॉस्ट एंड ग्रेवन, यानी कि जो हॉस्ट और ग्रेवन थे उसके भी कुछ एग्जाम्पल, जो कि मेसेटा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है, तो ये तीनों पॉइंट जरूर लिखिएगा कि कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अपर वाले और लोअर वाले को पार्ट क्या कहते हैं, और दो एग्जाम्पल यानी कि वॉजेस और रेने। नेक्स्ट हमारा माउंटेन्स आता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो ये कैसे बनता है, यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन्स यानी कि जिसमें से लावा निकलते हैं इस तरीके से। ये कैसे बनता है देखते हैं। यही जो पहाड़ रहते हैं ना लोकल वाले, यही एक तरह से पहाड़ होते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है। देखते हैं, दीज माउंटेन्स आर द मेड अप ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल इजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। यानी कि जो अर्थ के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर ढकेलता है। कौन ढकेलता है? यही टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे क्या होता है, आपस में ऐसे घुसकती रहती हैं, तो ये जो जगह बन रही है इसमें बीच में, इसी में से लावा ऊपर आते रहता है, और पहाड़ बनते रहते हैं, उसमें से लावा क्या होता है? निकलता रहता है। तो यही है, ये इसे मान लेते हैं लेयर है ये वाला ब्लैक लाइन वाला, इसमें से क्या हो रहा है? लावा निकल रहा है, और जहाँ पे निकलता है वहाँ पर पूरा तबाही आ जाती है, यानी कि अपोकैलिप्स छा जाता है। चारों ओर क्या होता है? अंधेरा अंधेरा, लोग का घर बर्बाद होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो वॉल्केनिक माउंटेन इसे कहा जाते हैं, यानी कि जिसमें से वॉल्केनिक निकलता है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है? अर्थ के अंदर से, यानी कि अर्थ के इंटीरियर से। ठीक है, ये होता है ब्लॉक यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, दे हैव कम्प्लीटली गैदर स्लोप, यानी कि जिनका स्लोप रहता है काफ़ी मतलब जेंटल रहता है, यानी कि बहुत ऊंचा नहीं रहता है ये वॉल्केनिक पहाड़। ठीक है, मतलब 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के ही होते हैं, उससे ज़्यादा माउंटेन। जैसे कि एग्जांपल है वॉल्केनिक माउंटेन्स का, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में पाया जाता है। काफ़ी बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन है, यानी कि बहुत बड़ा पहाड़ है माउंटेन का, जिसमें से वॉल्केनो निकलती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये माउंटेन है, जब ये फटता है तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यही है किलिमंजारो माउंटेन। तो पूछेगा कि वॉल्केनिक जो माउंटेन्स होते हैं उनको कुछ एग्जांपल बताइए, तो किलिमंजारो जरूर लिखिए, क्योंकि किलिमंजारो जो माउंटेन है वो काफ़ी फेमस माउंटेन है, काफ़ी बड़ा माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन फुजियामा, ये कहाँ पर है? जापान पे है। ठीक है, तो पहला हो गया किलिमंजारो, दूसरा है फुजियामा माउंटेन, जो कहाँ पर है? जापान में है। पहला अफ्रीका में है। सेकंड आता है स्टाक्स की, क्या है? शिवाती, स्टाक्स शिवाती, यानी कि मैक्सिको में है ये। ठीक है, ये आपको याद नहीं होगा तो दो जरूर याद रखिए, यानी कि किलिमंजारो यानी कि जादू वाला से याद रखिए, किलिमंजारो यानी कि किलिमंजारो। ठीक है, दूसरा आता है फुजियामा, किलिमंजारो फुजियामा, ऐसे दो माउंटेन है जो कि क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन है, जो कि पहला अफ्रीका में, दूसरा का जापान में है। तीसरा का आता है इटना, यानी कि इटना, और वेसुवियस, इटली में है दोनों, इटना और वेसुवियस है। दो एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी होता है क्लास 6 स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन, ये दो ऐसे एग्जाम्पल है किलिमंजारो और फुजियामा, जो आपके लिए काफ़ी आसान होगा याद करना और लिखना भी। ठीक है, ये हो गया माउंटेन्स। अब आते हैं इसके एडवांटेज क्या होता है, यानी कि माउंटेन्स के हमें क्या फ़ायदा पहुँचता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, कह रहा है जो पहला एडवांटेज है, कह रहा है कि जो पहाड़ रहते हैं ना वो मेन सोर्स होता है किसके? वाटर की। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके से पहाड़ रहता है जिसमें जो आइस फॉर्म हो रहते हैं, वो आइस धीरे धीरे पिघल के पानी के फॉर्म में हमको मिलता है, जिस वजह से हम जिंदा रह पाते हैं पानी पी के। तो पहला तो पॉइंट यही अच्छा है, मतलब एडवांटेज तो लिखना है। तो पहला मेन सोर्स होता है वाटर का। आप लोग इतना बस लिखेंगे कि अगर आता है तो 5 पॉइंट आपको लिखना है। कोई भी इतना सारा पॉइंट है, कोई भी आपको 5 पॉइंट लिख जाए एग्जाम में। अगर 5 नंबर में आता है तो 3 नंबर में आता है तो 3 पॉइंट लिखेंगे, 2 नंबर में आता है तो 2 पॉइंट, आपको पूरा मार्क मिलेगा, कोई नंबर कटेगा ही नहीं। ठीक
ठीक है। तो पहला क्या लिखेंगे, माउंटेन्स आर रिच सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी माउंटेन से ही आता है। सेकंड पॉइंट, माउंटेन्स प्रोवाइड मेनी बिल्डिंग मटेरियल सच एज ग्रेनाइट, मार्बल्स, लाइमस्टोन, यानी कि जो पहाड़ रहते हैं ये सारे जो मटेरियल है प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें से आपके घर में लगता है। मेनी प्रीशियस स्टोन लाइक डायमंड, रबीज, सफायर एंड ऑपल्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स, यानी कि कई सारे ऐसे स्टोन भी हैं, यानी कि ऐसे पत्थर है जो कि काफ़ी महंगे बिकते हैं, ये भी कहाँ मिलते हैं, पहाड़ पे, यानी कि कैसे कैसे पत्थर डायमंड्स वगैरह भी पहाड़ों पे मिल जाते हैं, तो उनको तराशना पड़ता है, इनको खोजना पड़ता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, एडवांटेज ये पहाड़ का। रिवर वैली एंड टेरेस्ड फॉर्म्स आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन, यानी कि जो वहाँ की नदियाँ रहती हैं उन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं, खेती कर पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या उगते हैं, चाय पत्ती उगाते हैं, चावल उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, इस सब चीज़ें क्या होती है, माउंटेन्स एरिया से आती है पानी, तभी तो हम खेती कर पाते हैं। अगर माउंटेन एरिया से पानी नहीं आएगा तो गांव के जो नहर वगैरह रहते हैं या शहर में जो पानी आता है पीने के लिए वो नहीं आ पाएगा और हम लोग प्यासे ही क्या होंगे, मर जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है, दे प्रोवाइड ग्रासलैंड फॉर कैटल ग्रेजिंग, पहाड़ की वजह से क्या होता है, घास उगते हैं, जैसे वहाँ से पानी आता है तो वहाँ जहाँ जहाँ पानी आता है वहाँ का पूरा एरिया क्या होता है, नमी हो जाती है, जिसकी वजह से घास उगता है और कैटल वहाँ के चर पाते हैं। माउंटेन प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, पहाड़ों की वजह से कई सारे फ्लोरा यानी कि फूल, फ्लोरा जैसे फ्लावर का स्पेलिंग क्या होता है, FLO, तो ऐसे ही फ्लोरा का शॉर्टकट है, यानी कि फ्लावर का शॉर्टकट है फ्लोरा, FLO, FLOWER फ्लावर होता है, FLOR मतलब फूल, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में याद करने का, फ्लोरा एंड फाउना का, फाउना यानी कि जानवर, फ्लोरा FLOWER फ्लावर, तो फ्लोरा यानी कि फूल और फाउना यानी कि जानवर। तो माउंटेन्स ये भी प्रोवाइड करवाते हैं जानवर और फूल को भी। माउंटेन्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर वाइल्ड एनिमल्स, जो पहाड़ रहते हैं वो जानवरों के लिए भी एक तरह से घर बनवा देते हैं ताकि उनका कोई शिकार ना कर पाए। जैसे पहाड़ होते ही अप डाउन, तो उसमें जाके जो जानवर रहते हैं छुप जाते हैं, जिसकी वजह से उनका शिकार नहीं हो पाता है, तो बचे रहते हैं। माउंटेन्स काफ़ी रिच सोर्स होता है टिम्बर का और रॉ मटेरियल्स का, जैसे कि रीजन और गम, यानी कि जो आप गोल्ड चिपकाते हैं कॉपी वगैरह में, वो भी कहाँ से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, पहाड़ों के पेड़ों से आते हैं। टिम्बर एक तरह का पेड़ है जो पहाड़ों में पाया जाता है। माउंटेन्स मेन इकोलॉजिकल बैलेंस, चेक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन, यानी कि जो पहाड़ रहते हैं ना वो अपने इकोलॉजिकल यानी कि इन्वायरमेंट को बैलेंस बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन वगैरह कम होता है, और सॉइल भी काफ़ी इरोजन, यानी कि जो सॉइल इरोजन है, जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, ये पहाड़ों की वजह से रुकी रहती है, ठीक है। सब माउंटेन कैसे रुकती हैं, जो पहाड़ होते हैं उनके जो छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, जो स्टोन होते हैं छोटे छोटे, वो पानी के साथ बहते हुए चले आते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। तो रुकने के बाद वो जब रुकते हैं तो और भी मिट्टी उनके साथ आती है, वो भी रुक जाती है। इस तरीके से सॉइल इरोजन कम हो जाता है। लास्ट पॉइंट है, सब माउंटेनियस रीजन एट अ टूरिस्ट साइट, यानी कि कुछ माउंटेन ऐसे हैं जैसे माउंटेन एवरेस्ट, वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को पैसा मिलता है, मतलब उनको घर चलाने के लिए पैसा मिल पाता है। टूरिस्ट विजिट द माउंटेन फॉर देयर साइंस ब्यूटी, उनको लोग देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इस माउंटेन का, माउंटेन्स आर द पॉपुलर फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट लाइक स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग एंड हैंग ग्लाइडिंग, मतलब माउंटेन्स से कई लोग स्पोर्ट वगैरह करते हैं, खेल करते हैं, जैसे कि पहाड़ पर से कूद जाते हैं और ऊपर छतरी लगा लेते हैं और आसमान में उड़ते रहते हैं, उसको क्या करते हैं, हैंग ग्लाइडिंग या पैराग्लाइडिंग। ये सारी चीज़ें होती हैं माउंटेन्स के एडवांटेज से। अब उसके देखेंगे लिमिटेशन, यानी कि उससे क्या दिक्कत है हमें, यानी कि इंसानों को या नेचर को क्या दिक्कत होती है पहाड़ों से। तो दिक्कत तो बहुत कम है लेकिन फ़ायदे क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो दिक्कत क्या क्या देखते हैं, दे लैक इन फर्टाइल सॉइल, यानी कि पहाड़ों की वजह से जो सॉइल होता है, यानी कि जो मिट्टी होती है वो मतलब कि कम, उनके फर्टाइल में यानी कि क्रॉप कम हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जैसे पहाड़ जब से पानी आती है उसके साथ स्टोन भी आता है, स्टोन जब खेत में आएगा तो मिट्टी कहाँ रहेगी, मिट्टी नहीं रहेगी, तो इसकी वजह से खेत थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन क्या होगा, पानी उसको फर्टाइल बना देता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट भी है और लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन नहीं पूछता आपसे, एडवांटेज ही पूछेगा। लिमिटेशन आपको हायर क्लास में पूछेगा, 9th-10th में या हो सकता है 8th में पूछे। द रज माउंटेनियस टेरेन मेक्स ट्रांसपोर्टेशन फिजिकल कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, यानी कि जो माउंटेन्स रहते हैं उन पहाड़ों की वजह से जो यानी कि जो कम्युनिकेशन रहता है, ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो कम होता है। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत नहीं हो पाता है पहाड़ों की वजह से, और इंसानों का बातचीत नहीं हो पाता है, और ट्रांसपोर्टेड यानी कि रास्ता नहीं बन पाता है पहाड़ों की वजह से। पहाड़ों पर आप रास्ता बनाएंगे तो पहाड़ ही ढह जाता है, तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें दिक्कतें आती हैं बनाने के लिए, ठीक है। पहाड़ को वैसे छेड़ना भी नहीं चाहिए, जैसे पहाड़ है उसको एंजॉय करते रहिए। माउंटेनियस एरियाज आर नॉट मच फेवरेबल फॉर कल्टिवेशन, यानी कि जो माउंटेन्स के जो जगह रहती हैं, यानी कि जो उनका एरिया रहता है, क्षेत्र रहता है, वहाँ पर खेती नहीं हो पाती है। अब भाई माउंटेन्स यानी कि पत्थर है, पत्थर पे खेती कहाँ हो पाएगी, मिट्टी में खेती होती है ना, तो वही चीज़ कह रहा है कि वहाँ पर कल्टिवेशन नहीं हो पाता है, यानी कि खेती नहीं हो पाता है, ठीक है। जिसकी वजह से वहाँ के लोग नहीं रहते हैं, मतलब पहाड़ों पे लोग नहीं रहते हैं, कम मात्रा में लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर खेती होती नहीं है, तो खाते पीने के लिए कुछ रहता नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कम लोग रहते हैं। तो ये क्या है, 3 लिमिटेशंस हैं। अब हम देखेंगे प्लेटियोज। प्लेटियो यानी कि पठार। पठार क्या क्या होता है, ये पर मतलब यहाँ पर थोड़ा सूखा रहता है, यहाँ पर पानी वगैरह नहीं रहता है, तो उस ये सब देखेंगे प्लेटियोज। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्लेटियो होते हैं ना
वो छोटे छोटे पहाड़ रहते हैं। पहाड़ यानी कि पहाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 600 मीटर या 1000 मीटर ही होते हैं, मतलब 500 मीटर या 1 किलोमीटर के ही होते हैं। और दोनों तरफ से इनका ऐसे ढलान रहता है, ठीक है, मतलब इधर भी ढलान रहता है, स्लोप रहता है, और इधर भी क्या होता है, स्लोप यानी कि ढलान रहता है। स्लोप यानी कि स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो वही कह रहा है कि फ्लैट रहते हैं लेकिन थोड़ा सा अप डाउन रहते हैं, यानी कि जो हाइट रहती है वो लगभग 100 मीटर या 1000 मीटर की होती है, ठीक है। और दोनों साइड क्या होता है, स्टीप रहते हैं, यानी कि स्लोप ऐसे इस तरीके से रहते हैं प्लेट्यूज, ठीक है, फिगर में दिख रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या है, दोनों तरफ उसके स्टीप है, यानी कि स्लोप है, ढलान है। प्लेट्यू ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, दीज आर द फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट। यानी कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू यानी कि जो पठार है, हिंदी में पठार कहते हैं और अंग्रेजी में प्लेट्यूज कहते हैं। प्लेट्यूज क्या होते हैं कि अगर पृथ्वी का 3 हिस्सा करते हैं, ठीक है, ये पृथ्वी मान लीजिए इसका अगर 3 हिस्सा करें तो एक हिस्सा क्या है, बस प्लेट्यू है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, हर एक कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, बार बार कह रहा हूँ, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख लिया, जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। तो डेक्कन प्लेट्यू क्या है, पठार है जो कि दोनों तरफ से ढलान रहती है इस तरीके से, और ये कहाँ के लगभग 100 से 1000 मीटर के ही होते हैं, उससे बड़े नहीं होते हैं। और उससे बड़े होंगे तो पहाड़ में यानी कि माउंटेन्स में आ जाएंगे, या कि तो फोल्ड होगा या तो वोल्केनिक होगा या तो ब्लॉक होगा, लेकिन ये प्लेट्यूज है यानी कि पठार है। लाइक माउंटेन्स यानी कि पहाड़ की तरह भी प्लेट्यू क्या होता है, यंग होता है और बूढ़ा भी होता है, ठीक है। जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारे भारत में, और ईस्ट अफ्रीका में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है केन्या, ठीक है, और तंजानिया और युगांडा में कुछ पहाड़ मतलब ऐसे प्लेट्यूज हैं जो कि एग्जाम्पल्स होते हैं पुराने प्लेट्यूज़ के। जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारे भारत में वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। हो सकता है आपके एमसीक्यू में आए कि डेक्कन प्लेट्यू क्या है। डेक्कन प्लेट्यू एक पठार है जो कि काफ़ी पुराना है, यानी कि ओल्ड प्लेट्यू है ये, जैसे दिया है ना, पहाड़ की तरह भी प्लेट्यूज भी पुराने और बूढ़े होते हैं। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है जो कि भारत में पाया जाता है ये काफ़ी पुराना है। और भी पुराने कुछ प्लेट्यू हैं, जैसे कि केन्या, कहाँ पर केन्या है, ईस्ट अफ्रीका में है। तंजानिया कहाँ पर है, युगांडा है, युगांडा में कुछ ऐसे मतलब प्लेट्यू पड़े यानी कि पठार है। तो प्लेट्यूज आपके क्लास में नहीं आएगा, हो सकता है एमसीक्यू में आए इस तरीके से। डेक्कन ऐसे किसी प्लेट्यू का नाम बताइए जो काफ़ी पुराना है, तो डेक्कन प्लेट्यू नाम याद रखिएगा, ठीक है। केन्या, तंजानिया और युगांडा में एक है जो कि प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट्यू, कितने तरह के पठार होते हैं, यानी कितने तरह के प्लेट्यू होते हैं। पर सबसे पहला आता है इंटरमोंटेन प्लेट्यू। इंटरमोंटेन प्लेट्यू क्या होता है देखते हैं। दिस प्लेट्यूज आर पार्शली और कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द माउंटेन्स, यानी कि जो इंटरमोंटेन प्लेट्यू होते हैं या तो आधा या तो पूरी तरह से क्या होता है, पहाड़ से घिरे हुए रहते हैं। जैसे इसके अगल बगल पहाड़ होता है और बीच में ये रहते हैं प्लेट्यू, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं पहाड़ है ना, तो ये पहाड़ यहाँ होगा, एक पहाड़ होगा और बीच में क्या होगा, प्लेट्यू होगा, यानी कि छोटा सा पहाड़ होगा। यानी कि 4 किलोमीटर का इधर पहाड़ है और 4 किलोमीटर का उधर पहाड़ है, और बीच में 100 मीटर ये होते हैं, तीनों को पठार कहते हैं यानी कि प्लेट्यू कहते हैं। कह रहा है जो नेक्स्ट पॉइंट है प्लेट्यू का, मतलब कि इंटरमोंटे प्लेट्यू का, द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑन द अर्थ ऑन द इंटरमोंटे प्लेट्यू, यानी कि जो सबसे बड़े और सबसे पुराने जो पठार हैं और यानी कि प्लेट्यू हैं वो क्या है, इंटरमोंटे प्लेट्यू है। याद रखिएगा, एमसीक्यू में हो सकता है पूछे कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा, यानी कि सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जो प्लेट्यू है पूरे पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं, पूरे पृथ्वी की बात हो रही है। तो सबसे पुराना क्या है, इंटरमोंटेन प्लेट्यू है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल है, नेक्स्ट पॉइंट है, तिब्बत प्लेट्यू इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेट्यू, इट इज़ आल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तिब्बत यानी कि चाइना में ही तिब्बत है, तो वहाँ पे एक पठार है इस तरीके से, तिब्बत प्लेट्यू नाम दिया गया है इसको। कहाँ पर, ये चाइना में है। इसको छत माना जाता है पूरी दुनिया का, यानी कि पृथ्वी का इसको छत माना जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत ऊंचा है और बहुत बड़ा है ये, ठीक है। कहाँ पर है, चाइना में, जिसका किस नाम से है, तिब्बत प्लेट्यू के नाम से। वही कह रहा है कि इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो एमसीक्यू में 100% आता है, हर साल आता है। तो याद देखिएगा कि पूछेगा कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा गया है, यानी कि छत दुनिया का, रूफ मतलब होता है छत है, तो दुनिया का छत किसको कहा गया है, तिब्बत प्लेट्यू को, क्योंकि कहाँ पर है, चाइना में है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का आता है, इट इज़ अबाउट 4000 to 6000 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि ये लगभग 4 या 6 किलोमीटर लंबा है सी लेवल से, यानी कि ज़मीन से लगभग 4 या 6 किलोमीटर लंबा है। तो यही है तिब्बत प्लेट्यू। और सबसे पुराना प्लेट्यू क्या कौन सा होता है, इंटरमोंटे। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो आपको जानना जरूरी था। पहला ये कि सबसे बड़ा और सबसे मतलब हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, इंटरमोंटेन प्लेट्यू है, जिसमें से पहला का नाम है तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू कहाँ पर है, चाइना में है, और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जो कि लगभग 4 या 6 किलोमीटर क्या है, बड़ा है। सेकेंड टाइप का जो प्लेट्यू होता है पाइडोमिनेंट प्लेट्यू। पाइडोमिनेंट प्लेट्यू क्या होता है, कह रहा जो सेकेंड प्लेट्यू यानी कि जो सेकेंड पठार होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, ये जो पठार होते हैं ये फॉर्म होते हैं फुट हिल्स जोन ऑफ ह्यूज माउंटेन, यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, जैसे कोई भी पहाड़ लीजिए, जैसे माउंटेन एवरेस्ट ले लीजिए, तो माउंटेन एवरेस्ट के सबसे नीचे जो रहता है, यानी कि सबसे फुट मतलब क्या होता है, पैर होता है,
तो माउंटेन एवरेस्ट के पैर पे जो छोटे छोटे पहाड़ हैं वो क्या पहाड़ होते हैं, पाई डोमिनेंट पहाड़ होते हैं, यानी कि ऐसे पाई डोमिनेंट प्लेट्यू यानी पठार होते हैं, ये ऐसे पठार होते हैं जिनके आसपास क्या होता है, समुद्र होता है, ज़मीन होता है और अगल बगल बड़े बड़े पहाड़ भी हो सकते हैं। इस तरीके से ये छोटे पठार होते हैं और बगल में बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ज़मीन होगा। तो वही कह रहा है दिस प्लेटू लाई बिटवीन माउंटेन रेंजेस, यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनके बीच में ये पाए जाते हैं, जहाँ से इसके एक साइड में या तो समुद्र रहता है या तो प्लेन्स रहती हैं, यानी कि जहाँ पर खेती होती है। ऑन द अदर साइड कोलोराडो, जैसे कि एग्जांपल है इस पाइडोमिनेंट प्लेट्यू का, कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ पर है, कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है। एंड पटागोनिया प्लेट्यू कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। कुछ एग्जांपल्स हैं पाइडोमिनेंट प्लेट्यूज के। तो पाइडोमिनेंट प्लेट्यूज नहीं आएगा, लेकिन ये आपको एग्जांपल जरूर पूछेगा कि हो सकता है एमसीक्यू में जरूर पूछता है। ऐसे एग्जांपल्स ये क्या आते हैं एग्जाम में आते हैं। इन प्लेट्यूज का जो पहला था इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पाइडोमिनेंट भले ही ना पूछे, लेकिन जो पहला इंटरमाउंटेन है ये जरूर पूछता है। तो पाइडोमिनेंट क्या है, ये ऐसे पहाड़ होते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे पाए जाते हैं, यानी कि नीचे मतलब कि उसके नीचे नहीं, उसके पैर पे पाए जाते हैं। और इसके अगल बगल या तो समुद्र होता है या तो प्लेन्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कोलोराडो प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। और पटागोनिया प्लेट्यू कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट प्लेट्यू हमारा आता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या होता है, तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या होता है, दिस प्लेट्यू आर राइज अब्रप्टली फ्रॉम द लोलैंड ऑन द सी। ये कह रहा है ऐसे पठार होते हैं, ऐसे पठार होते हैं जहाँ पर अचानक से, मतलब अचानक से नहीं, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से ये फॉर्म होते हैं, जहाँ पर जैसे गड्ढा उड्ढा वगैरह रहता है। लो लैंड होता है क्या, जहाँ पर ज़मीन कम रहे। लो मतलब कम, लैंड मतलब ज़मीन, जहाँ पर कम ज़मीन रहे, जैसे गड्ढा वगैरह हो गया या समुद्र हो गया, ये वहाँ पर फॉर्म होते हैं। इसलिए इनका नाम भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज रखा है, यानी कि जहाँ पर गड्ढा वगैरह होता है वहाँ पर ये फॉर्म होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। यानी कि एग्जांपल जैसे देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा है, सबसे पुराना प्लेट्यू है माना गया है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का, और ये कहाँ पर है, इंडिया में है डेक्कन प्लेट्यू। तो एग्जांपल किसका, कॉन्टिनेंटल का भी और प्लेट्यू का भी। जैसे छोटा नागपुर में है प्लेट्यू है, ठीक है। वेस्टर्न प्लेट्यू एक ऑस्ट्रेलिया में है। ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू कहाँ पर, अफ्रीका में है। कुछ एग्जांपल्स है किसके, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू के। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं एमसीक्यू में आया, लेकिन ये नहीं आएगा। लेकिन पहला जो था इसका इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके एग्जांपल भी, यानी कि तिब्बत प्लेट्यू, जिसको रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा गया है, जो कि 4 से 6 किलोमीटर लंबा है। अब आते हैं यूजफुलनेस ऑफ एडवांटेज ऑफ प्लेट्यू, यानी कि एडवांटेज, यानी कि प्लेट्यू से हमें क्या एडवांटेज मिलती है, देखते हैं। तो प्लेट्यू से यानी कि पठार से हमें क्या मिलता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में डिपॉजिट यानी कि मिनरल्स मिलते हैं, जो हमें इंसानों के लिए काफ़ी काम आता है। मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लानिंग, यानी कि दुनिया में यानी पूरी पृथ्वी पर जितने भी माइनिंग चलती है, माइनिंग क्या होता है, एक तरह से खदान होता है जिसको खो देते हैं बिजनेस लोग, उसमें से सोना वगैरह या मिनरल्स एल्युमिनियम वगैरह निकालते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, पठार में ही पाए, यानी कि प्लेट्यू में पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है प्लेट्यूज जो होते हैं रिच होते हैं, यानी कि अमीर होते हैं मिनरल्स में। इनमें प्लेट्यूज के पास भर भर के मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इसलिए माइनिंग भी जहाँ होता है उनमें एक तरह से पठारी होता है। सेकंड पॉइंट कहता है, कह रहा है पहली बात तो कह रहा है मिनरल्स, यानी कि इनके पास भर भर के मिनरल्स होता है। दूसरी बात कह रहा है कि इनके पास भर भर के सोना और डायमंड भी होता है, मतलब इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है कि प्लेट्यू क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर माइनिंग होती है, जहाँ पर भर भर के मिनरल्स मिलते हैं, भर भर के सोने और डायमंड मिलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो दुनिया में खदान है सोना का, जैसे कि गोल्ड और डायमंड पाए जाते हैं कहाँ पे, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी नाम था यहाँ पर यार ना, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर खदान है सोने और डायमंड का, ठीक है। कुछ इंडिया में भी खदान है जहाँ पे सोना और डायमंड पाए जाते हैं, जैसे कि कहाँ पर है, कोलार। जैसे एक मूवी आई थी KGF करके, ठीक है, वहाँ पर दिखाया गया है कोलार गोल्डफील्ड। KGF का फुल फॉर्म ही होता है कोलार गोल्डफील्ड। तो एक तरह से क्या है, प्लेट्यू है, यानी कि खदान है सोने का। पन्ना ये भी इंडिया में ही है, अनंतपुर ये भी इंडिया में है। तो वही कह रहा है आर द फेमस गोल्ड एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया डेट लाई इन द डेक्कन प्लेट्यू। कहाँ पर पाया जाता है, डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि जो सबसे पुराना पठार है भारत का, वहीं पर यानी कि सोना चांदी और डायमंड्स या मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये एडवांटेज है किसके, प्लेट्यूज के, जो हमको मिनरल्स देते हैं, सोना चांदी देते हैं और कई सारे मटेरियल्स देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कैसे फॉर्म होते हैं। डेक्कन प्लेट्यू जो फॉर्म होता है, यानी कि जो पठार होते हैं कैसे फॉर्म होते हैं, ये वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण फॉर्म होते हैं। वोल्केनिक पहाड़ देखा ना कि वोल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं, यानी कि अंदर के कारण, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट, ये इंटरनल प्रोसेस है, यानी कि पृथ्वी के अंदर कुछ कांड होता है जिसकी वजह से ये डेक्कन फॉर्म होते हैं। यही फॉर्म होने के बाद इग्नियस रॉक देते हैं, यानी कि ब्लैक सॉइल या काला पत्थर देते हैं, जिसकी वजह से काला सॉइल यानी कि ब्लैक सॉइल होता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है कॉटन को प्रोड्यूस करने में। कॉटन क्या होता है, सूती का कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं, या आप लोग जितने समय इस समय सूती का कॉटन पहने होंगे, ये इन्हीं से बनता है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है कैसे फॉर्म होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण, ठीक है। जो लावा होता है वो अंदर पृथ्वी के अंदर काफ़ी कांड चल रहे होते हैं, यानी कि पत्थर इधर उधर हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पठार फॉर्म होता है, यानी कि प्लेट्यू फॉर्म होता है। ये हमें क्या देते हैं, इग्नियस रॉक देते हैं, जो कि बाद में जाके ये ब्लैक सॉइल बनता है,
क्योंकि ब्लैक सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कॉटन के खेती के लिए, यानी कि सूती के खेती के लिए। तो ये यहाँ पर कुछ वर्ल्ड मैप में दिए गए हैं कॉन्टिनेंट, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट हमने पिछले चैप्टर में देखा है। जो फोर्थ वाला एडवांटेज है रेड्यूस का, वो है कह रहा है कि जब रिवर फॉल होता है ऊपर से तो एक वाटरफॉल बना लेता है, जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रोड्यूस हो पाती है। जैसे पठार, इस तरीके से मान लीजिए पठार है, ठीक है, तो ऊपर से जब पानी गिरता है तो पानी फोर्स के साथ नीचे आता है, ठीक है, तो नीचे क्या होता है, उसको सेट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। वहाँ पर मतलब कुछ इंजन वगैरह कुछ इस तरीके से रख दिया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसलिए लिखा ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर काम आता है। कर हमारे देश में हुंद्रू वाटरफॉल है जो कि छोटा नागपुर में है। फिर दूसरा जॉग फॉल है जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका में। ये कुछ ऐसे मतलब जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, यानी बनाया जाता है। तो पूछेगा कि कौन सी ऐसी जगह है, तो हुंड्रू करके है जो कि सुवर्णकेला छोटा नागपुर में है, ठीक है। दूसरा है जॉग फॉल जहाँ पे कर्नाटका में। इन दोनों जगह पे बिजली को उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डेस्टिनेशन को काफ़ी मतलब बढ़ावा मिलता है, वहाँ के लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। जैसे कोस्टल एरिया ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू लोग देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू काफ़ी पुराना है और ओल्ड पठार है। प्लेट्यू आर रिच इन कोल, मैग्नीशियम, आयरन, लाइमस्टोन। मतलब कि प्लेट्यू में भी क्या होता है, कोल होता है, कोयला, जिससे इंजन चलता है या कई सारे दुकानें चलती हैं। मैग्नीशियम होता है उसमें, आयरन होता है जिससे हम लोहा, आयरन की लोहा पाया जाता है उसमें, ठीक है। लाइमस्टोन होता है, पत्थर यानी कि जो चूना होता है वो पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूज रिजर्व ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया। तो डेक्कन प्लेट्यू है, उसमें भर भर के सोना है, चांदी है, ठीक है, प्लेट्यू है, मिनरल है, लाइमस्टोन है, हर चीज़ उसमें है। अब आते हैं लिमिटेशंस। अब इसके दिक्कतें क्या हो सकती हैं। पहला लिमिटेशन है कह रहे कि कुछ पठार ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड रॉक्स के बने हुए हैं, काफ़ी कम खतरनाक पत्थर के बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो पाता, यानी कि वहाँ इंसान नहीं रह पाते हैं। अभी जगह पे इंसान रहेंगे तो भाई खाएंगे पिएंगे क्या, फल कहाँ उगाएंगे, खेती कहाँ करेंगे। तो इसलिए इसके लिए ये भी जिम्मेदार होता है, यानी कि वहाँ लोग नहीं रह सकते जहाँ पर पठार होता है। सेकंड कहता है फार्मा एक्टिविटी नहीं हो पाती, यानी कि वहाँ खेती वगैरह नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्योंकि वहाँ रेनफॉल भी कम होता है, ठीक है, और इंसानों के लिए वहाँ सेटलमेंट भी नहीं है। जब इंसान रहेंगे नहीं तो खेती कहाँ से करेंगे, ठीक है। अब आता अगला टॉपिक आता है हमारा प्लेन्स, यानी कि जहाँ पर खेती की जाती है, जैसे कि पंजाब, यूपी, बिहार, हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश, क्या है ये सब प्लेन्स है। यहाँ बहुत बड़ा है तराई जल है, यानी कि सपाट जगह है जहाँ पर खेती की जाती है। तो कह रहा है प्लेन्स आर द लो लेइंग फ्लैट स्ट्रेच ऑफ लैंड जनरली। मतलब ये वो जगह होता है जहाँ पर ज़मीन जो होती है फ्लैट होती है, चपाट होती है, यानी चपटा होता है। दे आर नॉट मोर देन 200 मीटर्स, यानी कि जो उसकी ऊंचाई होती है वो 200 मीटर से ऊंची नहीं होती है, कम ही होती है, ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से खेती काफ़ी आसानी से की जा सकती है। द प्लेन्स आर यूजुअली फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। ये प्लेन कैसे बनते हैं, नदी के द्वारा बनते हैं। जब नदी के द्वारा लाए गए डिपोजिशन, यानी कि मिट्टी क्या होता है, हर तरफ फैल जाती है, तो मिट्टी वह बराबर हो जाता है। जैसे समुद्र के किनारे आप लोग कोई गया होगा या मूवी में अगर देखे होंगे तो वहाँ की जो ज़मीन रहती है काफ़ी फ्लैट रहती है। तो उसी तरीके से नदी के किनारे भी जो एरिया होते हैं तो क्या होता है, कह रहा है काफ़ी साल पहले, मतलब जब ये लोग यहाँ पर बसे नहीं थे तो बहुत बड़ा जंगल था, ठीक है, काफ़ी बड़ी बड़ी नदियाँ थी। तो ये नदियाँ अपने साथ उस जंगल को, पानी को इकट्ठा करके उसको सपाट बनाती गई, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों साल बाद ये इतना बड़ा प्लेन फॉर्म हुआ जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्लेन कैन बी एक्सट्रीमली फ्लैट और स्लाइटली रोलिंग। ये बहुत ज़्यादा फ्लैट होती हैं, जिसकी वजह से खेती काफ़ी कार्य आसान होना है, और जो मिट्टी होती है काफ़ी फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी काफ़ी आसान होता है, काफ़ी अच्छे मात्रा में क्या होता है, क्रॉप प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट कर रहा है एग्जाम्पल, जैसे हैं गंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया, यानी कि जहाँ गंगा बहती है, यानी कि गंगा पे जो नदी है जिसके किनारे कई शहर बसे हुए हैं, वहाँ की खेती देख लो और दूसरी जगह खेती देख लो। दूसरी जगह खेती वहाँ से कम होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीनें हैं फर्टाइल, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हैं। जैसे कि इंडस प्लेन ऑफ इंडिया, नील वैली साउथ अफ्रीका में है, नील वैली ना, तो वहाँ पे भी खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। चाइना में यांगजी करके प्लेन, वहाँ पे अच्छा खासा, मतलब जहाँ पर प्लेन होंगे वहाँ पर खेती क्या होगी, काफ़ी अच्छा होगी, ठीक है। तो इसीलिए प्लेन में ज़्यादा लोग बसते भी हैं, यानी कि प्लेन्स मतलब कि जहाँ पर तराई होता है, यानी कि जो फ्लैट एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। जैसे कि यूपी, बिहार, ये पूरा क्या प्लेन एरिया है, तो यहाँ पर इसीलिए लोग ज़्यादा बसते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती की जा सकती है, लोगों को काफ़ी अच्छा मिलता है। अब आते हैं यूजेस ऑफ प्लेन की क्या एडवांटेज है। कह रहे पहला पॉइंट कर रहा है कि प्लेन्स की वजह से, यानी कि जो तराब फ्लैट ज़मीनें रहती हैं, फ्लैट प्लेन्स रहती हैं, वहाँ की जो मिट्टी रहती है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी वजह से वहाँ क्लाइमेट इतना सुटेबल होता है कि इंसानों को रहने के लायक होता है, इसलिए वहाँ भीड़ भी हो जाता है, पॉपुलेटेड हो जाता है वो जगह।
द कोस्टल प्लेन्स हैव सी पोर्ट, हार्बर्स, लेक एंड लगून्स। देयर आर मे फर्टाइल डेल्टास विच आर यूज फॉर कल्टिवेशन। यहाँ की जो मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, इसकी वजह से खेती करना काफ़ी आसान हो जाता है। कह रहा है कि जो प्लेन्स होते हैं वहाँ की जो ज़मीनें होती हैं फ्लैट रहती हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए लोग यहाँ पे क्या होते हैं, एक तरह से ये भी एडवांटेज है प्लेन का एरिया का कि ट्रांसपोर्ट काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, वहाँ के जो नेटवर्क्स होते हैं काफ़ी डेंस हो जाते हैं, रोड बन जाते हैं, रेलवेज बन जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिवर फ्लोइंग अक्रॉस द प्लेन आर यूजफुल नेविगेशन एंड इरिटेशन। जब नदियाँ पानी बहाती हैं तो क्या होता है, एरिया प्लेन रहता है, जिसकी वजह से पानी हर तरफ फैलती है, तो अच्छे से खेती हो पाती है, इरीगेशन हो पाता है, यानी कि फसलों को क्या होता है, पानी दिया जाता है। दे आर ग्रेटर फैसिलिटी फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, सो द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेस्ट आर्टिसिटी सिटीजन प्लेन। यानी कि यहाँ की जो बिजनेस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है इन एरियाज में, यानी कि प्लेन्स में, क्योंकि फैकल्टी ज़्यादा रहती है, हर चीज़ वहाँ पर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी मात्रा में होती है। इसलिए जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े शहर हैं ये प्लेन्स में ही बसे हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश वगैरह हो गए। ठीक है, इन यहाँ पे जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा बिजनेस, मतलब हर तरह से प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसलिए प्लेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है माउंटेन से भी और प्लेट्यूज से भी। तो प्लेन्स जहाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होता है, वहाँ पर विकास होता है, वहाँ पर शहर बसते हैं, वहाँ पर बिजनेस होता है, वहाँ पर खेती होती है, ये चीज़ वहाँ पर होती है। तो आप लोग एडवांटेज में लिख सकते हैं कि हर एक पर खेती होती है, बिजनेस होता है, वहाँ के लोग पॉपुलेट हो जाते हैं, वहाँ खेती अच्छी होती है, वहाँ प्रोडक्शन अच्छा होता है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, नेटवर्क अच्छा हो जाता है। तो ये सारी रीजन्स हैं प्लेन्स की। लास्ट पॉइंट कहता है कि प्लेन्स प्रोवाइड मोर फ्लैट एंड सुटेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड कल्टिवेशन। कह रहा है खेती बाड़ी के लिए और रहने के लिए भी अच्छे अच्छे घर बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्लेन होता है। जो घर बनेंगे सीधे बनेंगे, टेढ़ टाढ़ नहीं होंगे, भूकंप आएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन क्या है, सब प्लेन है। ठीक है, ये होता है प्लेन का एडवांटेज। अब प्लेन्स के भी कुछ क्या है लिमिटेशंस, यानी कि बुराइयाँ हैं। क्या बुराइयाँ हैं, मतलब अच्छाई से कम बुराइयाँ, मतलब जो बुराइयाँ हैं यानी कि लिमिटेशंस हैं वो कम है। जैसे कि क्या होता है कि जो प्लेन्स एरिया होता है वो फर्टाइल तो होता है, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट भी होता है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं प्लेन्स के जहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, या बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। गीला यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उन जगहों पे। ठीक है, जैसे कि राजस्थान भी एक प्लेन ही है, लेकिन क्या देखो पूरी तरह से सूखा हुआ है। मेघालय यानी कि वेस्ट बंगाल मेघालय है, वो भी एक तरह से क्या प्लेन ही है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आती है। तो ये मतलब लिमिटेशंस हैं प्लेन के, जहाँ पर या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है, या तो बहुत ज़्यादा बारिश आता है, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं प्लेन के जहाँ पर ये सब होता है। देखिए, एरिया ऑफ राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान है वहाँ पर रेगिस्तान है, वहीं पर सहारा डिजर्ट है ना। सहारा डिजर्ट कहाँ पर है, अफ्रीका में, लेकिन एक राजस्थान में भी डिजर्ट है, जिसकी वजह से पूरी तरह से सूखा पड़ जाता है। तो भी प्लेन एरिया है, लेकिन किस में आता है, लिमिटेशंस में आता है, यानी कि प्लेन एरिया का एक बुराइयाँ है, डार्क साइड है। नेक्स्ट आता है एटाकामा डिजर्ट, ये भी एक तरह से क्या है, रेगिस्तान है। विच आर नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते, क्योंकि ना पानी है, ना खेती है, ना ट्रेड है, ना बिजनेस है, ना नेटवर्क है, ना ट्रांसपोर्ट है, कुछ नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ लोग कम रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है हमारा इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ लैंडफॉर्म, मतलब जो ज़मीनों पर लोग बढ़ते चले जा रहे हैं उससे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, नेचर को। जैसे इंसान क्या हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो उसकी वजह से नेचर को क्या इफेक्ट पड़ता है, या लैंडफॉर्म्स को क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वही देखते हैं। यानी कि जैसे जैसे इंसानों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कई सारे लैंडफॉर्म्स बर्बाद होते हैं। किस कारण से बर्बाद होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होता है, या ओवर ग्रेजिंग यानी कि बहुत ज़्यादा चरवाहे मतलब उस घास को हटा देते हैं, या ओवर कल्टीवेशन रहता है, बहुत ज़्यादा खेती होती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो सॉइल होता है, फर्टिलिटी उपजाऊ होता है, वो खत्म हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह लगाते हैं इस प्लेन एरिया में। ठीक है, तो इसकी वजह से लैंड भी वहाँ का नुकसान होता है, वहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम ही क्या होता है, बिगड़ जाता है, पॉपुलेटेड हो जाता है उस फैक्ट्री की वजह से। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि आबादी के बढ़ने से लोग अपने नए नए घर बनाते हैं, जिसकी वजह से जंगलों को काटा जाता है, जिसकी वजह से पेड़ भी क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल भी क्या होता है, घटता चला जाता है। ये सारी ह्यूमन की एक्टिविटी हैं जो कि डिजर्टिफिकेशन यानी कि लैंड फॉर्म्स को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, ओवर कल्टीवेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ये चारों रीजन है जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है किस पे, लैंड फॉर्म्स पे, यानी कि अर्थ की ज़मीनों पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि जो लैंडफॉर्म्स की भी जो बर्बादी हो रही है बस इंसानों के द्वारा ना होकर कुछ मतलब नेचुरली भी होती है, जैसे कि वोल्केनो के द्वारा, जहाँ पर वोल्केनो इरप्शन होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचती है। अर्थक्वेक जब भूकंप आता है तो वहाँ की ज़मीनें भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। सुनामी के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। फ्लड यानी कि जब बाढ़ आता है तब भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है लैंडफॉर्म्स को, यानी कि ज़मीनों को। तो ये सर बड़े बड़े लॉस है जिसकी वजह से लाइफ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आती है, वहाँ की प्रॉपर्टी काफ़ी दिक्कत में आती है। मतलब इंसानों की वजह से भी लाइफ लैंडफॉर्म्स जो हैं, ज़मीनें वो बर्बाद हो रही हैं और नेचर के द्वारा भी बर्बाद हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है इन सब चीज़ों से बचने के लिए, मतलब इन सब चीज़ों से लॉस होने के बचने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हमको कुछ नए नए मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, नए नए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन को
ये लैंडफॉर्म्स अच्छी तरीके से गिफ्ट कर सकें, यानी कि दे सकें, मतलब वो भी लोग इस लैंडफॉर्म पे खेती कर सकें, ठीक है, नए नए घर बना सकें, नए नए तरीके आजमा सकें। तो ये सब कैसे करेंगे, तो पॉइंट में दिया है, वी शुड द फुली अवेयर ऑफ द सच नेचुरल कैलेमिटी एंड द मिग्रेशन मेजर सो दैट बैड इफेक्ट ऑफ लेसन, यानी कि हमको पहले से जो है सेटेलाइट के द्वारा पता चल जाता है कि कब कहाँ पर बारिश आने वाला है, कहाँ पर भूकंप आने वाला है, जिसकी वजह से हम लोग क्या हो सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं और अपने प्रॉपर्टी या चीज़ों को संभाल के रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये था जिसकी वजह से हम अपने लैंडफॉर्म्स को बचा सकते हैं। वी शुड नॉट मिस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड एंड वाटर, यानी कि पानी और ज़मीन को हम बेफालतू का यूज़ ना करें, मतलब जिससे पानी का ये लोग होते हैं कि खुला छोड़ देते हैं, जिसके पानी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो इसका मिसयूज़ ना करें हम। अगर मिसयूज़ नहीं करते हैं, बस यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से पानी बचा रहेगा और आने वाले जनरेशन को मिल पाएगा। वी शुड नॉट कंस्ट्रक्ट हाउस ऑन अ फर्टाइल लैंड, यानी कि जो फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ पे हम घर ना बनाएं। उस जगह पे घर बनाएं जहाँ पर क्या है, थोड़ा बंजर ज़मीन हो, जहाँ पर खेती बाड़ी ना होती हो, तो उस जगह पे घर बनाएंगे तो फर्टाइल वाली ज़मीन बची रहेगी, जिसकी वजह से खेती हो पाएगी। नेक्स्ट होता है वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर, यानी कि जो कचड़े रहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं, हम उनको एक लैंड पे ना फेंकें, ना ही उसको पानी में फेंकें, जिसकी वजह से पानी भी क्या होगा, साफ़ रहेगा और ज़मीन भी फर्टाइल रहेगी। अगर हम वही चीज़ हम पानी में ज़मीन में फेंकते हैं तो ज़मीन वहाँ का जो फर्टिलिटी होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी कि उपजाऊ जो रहता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और पानी फेंकेंगे तो पानी भी धीरे धीरे गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से पीने का पानी बचेगा ही नहीं और लोग शॉर्टेज मतलब कि पानी की कमी से मरने लग सकते हैं। ये सब चीज़ें हमको करनी चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज अननेसेसरी, वी शुड प्लांट ट्री, कह रहा है कि बेफालतू के हमको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए इस तरीके से। कहीं क्या होता है कि फैक्ट्री बैठाने के लिए या रोड बनाने के लिए बेफालतू के पेड़ों को मतलब काट दिया जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको उल्टा और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम अपने जनरेशन को ये फ्यूचर में लैंडफॉर्म दे सकते हैं अच्छे से। लैंडफॉर्म्स आर द ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर, कह रहा है जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये सबसे बड़े गिफ्ट है हमारे मतलब जीवित रहने के लिए, इंसानों के लिए काफ़ी बड़ा ये गिफ्ट है नेचर के द्वारा। इसका हमको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको उतना यूज़ करना चाहिए जितना कि हमें यूज़ में लाना चाहिए। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इंटरनल प्रोसेस, द प्रोसेस दैट ओरिजिनेट बिटवीन द अर्थ सरफेस, यानी कि वो प्रोसेस, यानी कि वो प्रतिक्रियाएं जो अर्थ के अंदर होती हैं, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स का घूमना, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस जो अर्थ के बाहर आती है, जैसे इंसानों के द्वारा फैक्ट्री वगैरह पेड़ वगैरह काटना होता है, तो ये सब, ठीक है। प्लेटिव क्या होते हैं, पठार, ये होते हैं हाईलैंड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं लेकिन पहाड़ से छोटे होते हैं, ठीक है। अब आता है माउंटेन्स, ये काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड लाइन होते हैं, यानी कि ऐसे ज़मीन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ उठे रहते हैं, ठीक है, इसको हम माउंटेन्स बोलते हैं। प्लेन वो जगह होती है जहाँ पर जो लैंड होता है स्ट्रेच यानी कि फैला हुआ रहता है, फ्लैट रहता है। तो पॉइंट्स थे, तो ये आज का चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ताकि तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।